जय हिंद दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज का मेरे भाई सेशन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस रिवीजन बैच के डे नंबर 8 में मेरे भाई हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल आपका एमटीएस 2022 का आंसर किया आया और आज मेरे भाई यहाँ पर हम एमटीएस 2022 के सभी धाकड़ सवाल लगाने वाले हैं। हमने टोटल 1500 क्वेश्चन, देखिए टोटल एमटीएस में जो है 1140 क्वेश्चन आए हैं और 1140 क्वेश्चंस को हमने पूरा का पूरा गो थ्रू किया। उसमें तो सबसे पहले हमने टॉप के 200 क्वेश्चंस निकाले, ठीक है, जिसकी पीडीएफ आपको जो है आज कल तक आपको मिल जाएगी। और उसके बाद उन टॉप 200 क्वेश्चंस में भी जो टॉप 30 क्वेश्चंस है उसको मैं आपको यूट्यूब पर कराने वाला हूँ। आज की जो क्लास है वो आपके प्री और आपके मेंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक से एक बढ़िया सवाल पूछने को मिले हैं। जितना मुझे इंतजार सीजल के मेंस के क्वेश्चन का नहीं रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इंतजार एमटीएस के पेपर का रहता है, क्योंकि एमटीएस में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है, हर साल नया देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एक से एक बढ़िया कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट मेरे भाई हर जगह पर आप लोग इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो इवेंट को दोस्त, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज़ बोलेंगे कि देखिए, जैसे आज की सेशन में थोड़ी सी मेरी रफ्तार ज़्यादा रहेगी बाकी दिनों की तुलना में, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर लगभग 30 सवाल कराने हैं। ये बहुत यहाँ पर जो है ज़रूरी होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मिस नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कहीं पर किसी बच्चे को किसी भी सवाल में थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के ख़त्म होने के बाद आप दोबारा से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उन क्वेश्चंस को, ना कि कमेंट में बार बार रिपीट करिएगा। मैं इतना भी तेज़ नहीं भागूंगा कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना भी धीरे नहीं चलेंगे कि हम क्वेश्चन को कवर अप ही ना कर पाएँ। थोड़ी सी आज आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी स्पीड के मैटर में, ठीक है। तो चलिए सेशन को मेरे भाई सीधा शुरू करते हैं, बिना बात किए, बिना ज़्यादा समय लगाए। एक छोटू सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, कहा गया द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय सेलिंग अ सेंटर टेबल फॉर ₹13,440 इज इक्वल टू द लॉस परसेंट मेड बाय सेलिंग द सेम टेबल फॉर 10,560। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी सेंटर टेबल को 10,560 में बेचे गए जो यानी उसके बराबर होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए हमें इसे कितना बेचना चाहिए। यानी यहाँ पर सिंपल सा सवाल है कि जो आपका प्रॉफिट का परसेंट है वो आपके लॉस के परसेंट के बराबर है। आंसर हमारा हो जाएगा 14,400। अब ये कैसे आया वो हम देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस का एक वो वाला टाइप जहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमारे लॉस के परसेंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मेरे भाई ऐसा दिया गया हो कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा मेरे भाई लॉस के परसेंट के, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट हम किसे बोलते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बोलते हैं। और लॉस परसेंट कितना बोलते हैं, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 बोलते हैं। 100 से 100 खत्म, सीपी हमारा सेम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर लॉस हो गया। यानी किसी वस्तु को मैं बेच रहा हूं और जितने रुपए का लाभ मिल रहा है ना, उतने ही रुपए का हानि मिल रहा है। तो याद करो, जो बटरफ्लाई कंसेप्ट हम हमेशा पढ़ाया करते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि अगर किसी वस्तु का मान लीजिए यहाँ पर कोई सीपी है, मैंने यहाँ पर इसे कितने में बेचा, तो मैंने यहाँ पर इसे 13,440 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट मिला। और यदि मैं यहाँ पर इस आर्टिकल को 10,560 में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस के बराबर है। और जब जब मैंने आपको सिखाया कि जब प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों बराबर होते हैं, उस केस में मेरे भाई यहाँ पर सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई, 13,000, 10,000, 23,000 और ये हमारा 24,000, 24,000 का आधा सीधा कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 12,000 हो जाएगा। कई बार मैंने आपको पढ़ाया कि जब प्रॉफिट की वैल्यू लॉस के बराबर हो जाती है तो सीपी निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। अब आपके पास कोई वस्तु है और वो वस्तु कितने की है, 12,000 की है, और आप इस 12,000 के आर्टिकल को 20% पर बेचना चाहते हो, 20% के लाभ कमाना चाहते हो, तो कितने में बेचोगे। तो कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर सेलिंग प्राइस निकालना है। जो दिया गया है वो मेरे भाई क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है, यानी 12,000 क्या है, तो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। 100% के सामान पे 20% का लाभ, यानी कितने में बेचूंगा, तो 120% में बेचूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 120। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 इंटू 12 144 और 2 0 यहाँ साथ में। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे लेके? तो कभी भी इस सवाल को देखना अपने आसपास, कभी भटकता तुम्हें मिले कि प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट, इसका मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस। और अगर ऐसा आ गया कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या करोगे, आधा करोगे। 24,000 का आधा कितना हो गया, 12,000। 12,000 का 20% निकाल के उसमें जोड़ दो, तुम्हारा आंसर मेरे भाई आ जाएगा। तो छोटू मोटू सवाल हमारा यहाँ पर ये था। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एकदम थोड़ा सा स्पीड वे में चलेंगे मेरे भाई, ताकि हम सभी सवालों को टचअप कर पाए, समझ पाए। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवालों का लेवल देखिए बढ़िया है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि व्हेन अ वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन द एरिया एंक्लोज्ड बाय इट इज 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल व्हाट विल बी द एरिया एंक्लोज्ड बाय द वायर। कहने का मतलब कि एक मेरे पास वायर है और उस वायर को यदि मैं यहाँ पर वर्ग का आकार देता हूँ तो इतने का क्षेत्रफल बनता है। यदि मैं यहाँ पर उसको वृत्त का आकार दूंगा, सर्कल का आकार दूंगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का क्षेत्रफल बनेगा। कई बार हम आपको समझाए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पर दोस्त हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये सर्कल हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा गया, समझते चलिएगा छोटी छोटी बातों को लेके, ठीक है, कि वायर जो है वो फिक्स है। अगर आप उसको इसका आकार दोगे तो आपका क्षेत्रफल कितने का बनेगा, तो आपका क्षेत्रफल 5, 9, 2 और 9 का बनेगा। और अगर आप उसको सर्कल का आकार दोगे तो आपका एरिया मेरे भाई कितना बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इस सवाल में मान लीजिए कि मेरे 3 ऑप्शंस ऐसे रहते जो हमारा इससे कम रहता, तो वो ऑप्शन को हम आंसर टिक करते जो हमारा इससे ज़्यादा होता। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब पेरीमीटर हमारा कांस्टेंट होता है और पेरीमीटर हमारा सेम होता है तो हमेशा सर्कल का एरिया किससे ज़्यादा होता है, स्क्वायर के एरिया से। चूंकि हमारे चारों के चारों ऑप्शन इससे ज़्यादा है तो हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब एक रस्सी को लेकर आप उसे अलग अलग आकार देते हैं तो उस केस में कंसेप्ट क्या लगता है। उस केस में कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर इतना लगता है कि सभी का पेरीमीटर हमारा क्या हो जाता है, बराबर। आप उस वायर को चाहे स्क्वायर बना दीजिए, आप उस वायर को सर्कल बना दीजिए, आप उसको ट्रायंगल बना दीजिए, वायर तो फिक्स है ना, लंबाई है ना। अब मैं अपने हाथ के धागे को खोल के कोई भी आकार दे दूं, धागे की लंबाई तो फिक्स होगी, पेरीमीटर तो फिक्स होगा। यानी इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के मुझे क्या करना है, बराबर करना है। और पेरीमीटर बराबर करेंगे उसके बाद हम यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया। तो सबसे पहले मेरे भाई इसका एरिया दिया गया है, ए स्क्वायर का मान मेरे भाई कितना है, तो 5929 है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ रूट करेंगे तो ए का रूट हमारा इतना हो जाएगा और ये हमारा किसका है, इसका रूट करोगे तो 77 हो जाएगा। फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना मेरे भाई आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारी 77 आ गई। इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे 77 × 4। और मेरे भाई इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो 2 × 22/7 × r, 2πr, ठीक है। एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना, 4 है, और एक सर्कल का पेरीमीटर कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 2πr। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करिए। बोलेंगे सर देखिए 2 से आपका 2 बार में चला जाएगा, 2 से आपका 11 बार में चला जाएगा और 11 से आपका 7 बार में, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 यानी 49। और रेडियस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 49। अब रेडियस हमारा 49 आ गया तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द एरिया इंक्लोज्ड बाय द वायर। एरिया मेरे भाई निकालना है। एरिया निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर एरिया जो होता है सर्कल का वो कितना होता है, πr² यानी 22/7 इंटू हमारा कितना r और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो r यहाँ पे 7 से हम कितनी बार में काटेंगे, 7 बार में, ठीक है। 2 × 9 18, 8 × 7 56, 51 के स्थान में 6 है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। पूरा किसने बोला था मल्टीप्लाई करने को, करना ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आप खुद ही देखो ना, 2 × 9 18, 18 का मतलब 8 हो गया, 8 × 7 56, 56 का मतलब 6 हो गया। एक ही ऑप्शन का 51 के स्थान 6 है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर एक वायर को तुम अलग अलग शेप दे रहे हो तो उनका पेरीमीटर को हमें क्या करना है मेरे भाई, सेम रखना है यहाँ पे। तो पहले इसके एरिया से साइड निकाल लिया, साइड निकालने के बाद इसका पेरीमीटर बराबर कर दिया, यहाँ से इसकी रेडियस आ गई और रेडियस के बाद हमने इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए आइए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं MTS 2/5/2023, अभी रिसेंट में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे
क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कम्फेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 17:15। इफ द पाथ इज 40 मीटर वाइड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, 2 का मान मेरे भाई 40 है, 1 का मान 20 हो गया, 17 दूना 34, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब ये हमारा क्या है और कैसे है, क्या कहा गया है, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है कि वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि 15 दूना 30 हो जाएगा, आंतरिक वृत्त है ना, तो 15 दूना 30 यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए, यहाँ पर मेरे भाई 2 तरह के सर्कल की बात कही गई है, एक हमारा छोटू सर्कल है और एक हमारा बड़ा सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है, समझिए इस बात को लेके कि वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात 17 और 15 है, यानी छोटा वाला रेडियस हमारा कितना है तो 15 यूनिट है और बड़ा वाला रेडियस हमारा कितना है तो 17 यूनिट है। ठीक है, फिर कहा गया यदि पथ जो है हमारा 40 मीटर चौड़ा है, जैसा कि आपको पता है कि जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होती है, वो कितना यूनिट होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसी को हम चौड़ाई बोलते हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 यूनिट, पूरा का पूरा मान हमारा कितना यूनिट, 17 यूनिट। तो ये जो हमारा गैप होगा दोस्त, यहाँ पे ये जो हम यहाँ गैप की बात करेंगे तो ये हमारा गैप कितना हो जाएगा, तो ये गैप हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सवाल में मेरे भाई इसी 2 यूनिट का मान दे रखा है, यानी ये जो चौड़ाई हमारी 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर क्या है, तो उसका गैप है, चौड़ाई है, ये 15 यूनिट पूरा 17 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट का मान है। तो जितने का मान होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हमें पता क्या करना है, इनर रेडियस पता करना है। इनर रेडियस का मतलब कितने का मान पता करना है, तो 15 का मान पता करना है, तो 15 से क्या करेंगे, तो मेरे भाई गुना करेंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, और वहीं बाहर वाला पूछता तो 17 से गुना करके 340 बता देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला प्यारा सवाल कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कई बार मेरे भाई, और ये क्वेश्चन देखिए कुछ उसी प्रकार है कि 11,000 रुपये की राशि पर 11,000 रुपये की राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमें पता करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ 11,000 एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम। दोस्त समझो इस बात को लेके, 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बहुत लोग इसे ट्री मेथड लगाएंगे, बहुत लोग इसे जो है सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, 11 का स्क्वायर 121 यानी 13.1, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, बट ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, आप चाहो तो मेरे भाई रेशियो फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मेथड नंबर 1 अगर हम यहाँ सक्सेसिव से लगाते हैं, तो सक्सेसिव से लगाते हैं तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है रेट इनटू टाइम, यानी 11% के रेट से 2 साल यानी कितना हो जाएगा, तो 22% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो मेरे भाई 11% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कई बार हम आपको बताएं 11% और 11% का सक्सेसिव निकालना है तो पहले क्या होता है, दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा 121, फिर दशमलव, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, जब भी सक्सेसिव निकालना है 2 संख्याओं का, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद इन्हें जोड़ दो। यहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो यानी 23.21 मेरे भाई 23.21%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 23.21% हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सम की वैल्यू दी है और पूछा क्या है, तो डिफरेंस पूछा है। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी ये जो 11,000 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कितने % का मान होगा, तो 100% का। और मुझसे पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस, 23.21 में से 22 घटा दो तो यानी 1.21 पूछा है मेरे भाई। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे कितना आ जाएगा, 00, 2 0 1 0 मिलके पूरा का पूरा खत्म। ये 11 का क्यूब है, कितना हो जाएगा 1331, और लास्ट में 10 से भाग कर दो 133.1, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। सक्सेसिव आना चाहिए आपको, अगर सक्सेसिव नहीं आ रहा है तो दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पे इस बात को समझिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम होता है, सक्सेसिव हमने इतना लगाया, ये हमारा आ गया। और वहीं पर अगर आप इस सवाल को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आज के बाद जीवन में 2 बातें नोट कर लो कि अगर 2 सालों का डिफरेंस निकालना हो साधारण और चक्रवृद्धि का, और अगर 3 सालों का डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई 2 सालों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, और किसका निकालना है, CI का और SI का, तो 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस होता
होता है ना, वो फॉर्मूला सीधा याद रखिए, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और अगर 3 सालों का मेरे भाई CI और SI का डिफरेंस निकालना है तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100। ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है, बहुत आसान होगा। अब बोलोगे फॉर्मूला क्यों याद करें, हमको तो सक्सेसिव आता है। अरे सोचो अगर तुमको रेट ही ना दे मेरे भाई यहाँ सवाल में, इस क्वेश्चन में अगर हम क्या कर दें कि यहाँ पर जो है 11% को गायब करके R% बना दें और हम यहाँ डिफरेंस की वैल्यू दे दें, ना तुम सक्सेसिव लगाने के लायक रहोगे भाई, ना वहाँ ट्री मेथड लगाने के रहोगे, ना रेशियो लगाने के रहोगे। इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। जब आपको रेट ही नहीं दिया जाता है ना, उस केस में आप किसी भी चीज़ को लगा ही नहीं सकते हैं। उस केस में 2000% आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाई ऑप्शन जाओगे, यही एक ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। तो इसीलिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ फॉर्मूले के माध्यम से बनाऊँ दोस्त, तो कैसे बनेगा आप देखते चलो। आप अगर मैं इसको फॉर्मूले से बनाऊं तो क्या बोला गया सवाल में, 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर दिया गया। तो हम ये सब कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे सर 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। गुरुदेव काम खत्म बस। प्रिंसिपल हमारा कितना है जनाब, तो प्रिंसिपल जो है हमारा 1100 है, ठीक है। रेट का स्क्वायर, रेट हमारा कितना 11,000 है ना प्रिंसिपल हमारा, तो प्रिंसिपल 11,000 हो गया। रेट का स्क्वायर तो यानी 11 का स्क्वायर 121 और 100 का स्क्वायर मेरे भाई तो 1 2 3 और 4। एकदम मक्खन की तरह आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। 11 को 11 के स्क्वायर के साथ गुना करिए, यानी 11 का क्यूब आ जाएगा और 10 से भाग कर दीजिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये फायदे होते हैं मेरे भाई किसके, फॉर्मूले लगाने के। सक्सेसिव से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए अगर 11 की जगह 31% दे दे, सक्सेसिव कितना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फॉर्मूला 1% भी आपको मुश्किल नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक मेरे भाई करते चलो फटाफट यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया, एमटीएस का एक और प्यारा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए क्या बोला गया है, जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% के हानि पर बेचा, यदि उस इसे 1% के लाभ पर बेचा होता तो 42.5 रुपये अधिक मिलते। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए, आप समझो ऐसी बात को। क्वेश्चन में कहा कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 4%, हैड ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ 1%, ही वुड हैव रिसीव्ड इतना मोर। यार मैं वो व्यक्ति हूँ, पहले मैं किसी वस्तु को बेचता था, मुझे नुकसान होता था, अब मैं उसे बेच रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है। मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर, ऐसे समझ लो। पहले मैं किसी पेपर में 4 नंबर से फेल हो जा रहा था और अब मुझे पास मार्क्स से 1 नंबर ज़्यादा मिला है, यानी मैंने कितना कमाया है, 5% कमाया है, ठीक है। पहले 4% का लॉस होता था, अब 1% का फ़ायदा हो रहा है। तो पहले तो मैंने उसमें 4% के लॉस को सुधारा और 1% कमाया, यानी मैंने 5% कमाया मेरे भाई। तो इतना बढ़ाने के चलते मुझे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा, 5%। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 42.5 रुपये जो है मेरे भाई, ये कितने का मान है, तो ये 5% का मान है। कितने का मान है, 5% का मान है। अब हमसे कहा गया 18% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर 100% के समान में 18 का लाभ कमाना है तो हम कितने में बेचेंगे, 118 में बेचेंगे कि नहीं। 100 में 10 का लाभ 110 में बेचेंगे, 100 में 20 का लाभ 120 में बेचेंगे, 100 में 18 का लाभ तो कितने में बेचेंगे मेरे भाई, 118 में बेचने वाले हैं। अभी तो सवाल भाई शुरू होगा, देखते चलो। अभी एक से एक बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। 5 से काटोगे तो 5 × 40 50 25 हो जाएगा तुम्हारा। मल्टीप्लाई कर लो, 118 का 5 गुना 590 का 0 59 तुम्हारा मन में रहेगा, ठीक है। 118 का 8 गुना 11 × 88 880 और 8 × 28 64 तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा 900 कितना हो गया, तो 944 और 50 कितना, ठीक है, 1003 हो जाएगा ना तुम्हारा। यहाँ पे 1003 हो गया और लास्ट में एक संख्या है तो दशमलव लगा देंगे। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी अपना फास्ट रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो यहाँ पे। तो पहले 4% का नुकसान था, 1% का फायदा, 5% कमाया। जो दिया गया है वो 5% का मान है और पता कितने का करना है, तो पता 118% का करना है। जितने का मान दिया होता है उससे भाग करते हैं, जितने का पता करना होता है उससे दोस्त गुना करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है,
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही प्यारा सवाल, क्या कहा गया वो देखिए। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा ना, क्लास के खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से जो है यहाँ पर मेरी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए और आप समझ पाएँ। ठीक है, समझिए इस बात को लेके, थोड़ी रफ्तार नहीं रखेंगे तो शायद आप 30 के 30 सवाल मुझसे नहीं सीख पाएंगे इस 1.5 घंटे के अंदर में। ठीक है, आइए चलिए। यहाँ कहा गया एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने में और वापस आने में 6 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ सवारी की यात्रा करके वह 2 घंटे बचा सकता है। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल चलकर जाता है और सवारी करके वापस आता है, पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा। मैंने कहा ना कि मुझे जितना इंतजार एमटीएस का पेपर का रहता है उतना शायद मुझे सीजीएल मेंस का नहीं रहता, क्योंकि इसमें कुछ नया पूछा जाता है, हर बार कुछ अच्छा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम अपने शीट में पहले ही करवाते थे। ठीक है, और वैसा ही क्वेश्चन हमारा आया है कि अ मैन टेक्स 6 आवर टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक्स बाय वॉकिंग बोथ वे। वो पैदल जा रहा है और पैदल आ रहा है और उसे कितने घंटे लगते हैं, 6। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी ये फिक्स दूरी हो गई, ये व्यक्ति जाएगा और ये व्यक्ति आएगा, यानी जाते वक्त अगर मान लीजिए उसे TW लगा है, टाइम इन वॉकिंग, और ये भी हमारा कितना लगा है, TW लगा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 घंटे। तो मेरे भाई 2 TW का मान हमारा 6 घंटे है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात, यहाँ W प्लस W भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलोगे गया भी था पैदल, आया भी मेरे भाई पैदल, कितना लगा, 6 घंटे। तो यहीं से आप मुझे बताओ W का मान कितना हो जाएगा, 2W का मान 6, तो W का मान हमारा 3 हो जाएगा। यानी जाने जाने में पैदल एक तरफ से उसको कितना लगता है, तो 3 घंटा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा यहाँ पे ही वुड हैव सेव्ड 2 आवर बाई राइडिंग बोथ वे। अगर वो दोनों तरफ गाड़ी चला कर जाता तो उसके 2 घंटे बच जाते। यानी अगर मान लीजिए कि ये इधर से राइड करके जाता, उधर से भी राइड करके आता, तो 2 घंटे बच जाते। 6 में से 2 घटा दो, यानी कितने घंटे लगते, 4 घंटे। R प्लस R का मान 4 घंटे, तो R का मान कितना हो जाएगा, R का मान मेरे भाई 2 घंटे हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। यानी एक तरफ से पैदल जाने में 3 घंटे और उसी तरफ से सवारी करके जाने में कितना घंटे, 2 घंटे। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोला गया डिस्टेंस कवर इन वोल जर्नी, दोनों तरफ का जो दूरी है, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ से दोनों 20 है, तो मेरे भाई दोनों तरफ की जर्नी अगर 20 है तो एक तरफ की जर्नी कितनी हो जाएगी, तो 10 माइल हो जाएगी। एक तरफ की जर्नी मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो 10 माइल हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया एवरेज स्पीड ऑफ द वोल जर्नी बाई वॉकिंग एंड कमिंग बोथ वे। हमको औसत निकालना है। अब औसत कैसे निकालना है, तो ये व्यक्ति है, दूरी इसकी कितनी है, तो दूरी इसकी 10 माइल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ये व्यक्ति इधर से कैसे जा रहा है, तो यहाँ पर बोला गया इफ़ ही गोज बाई वॉकिंग, यहाँ पर वॉक करके जा रहा है, और उधर से कैसे आ रहा है, तो उधर से सवारी करके आ रहा है। तो औसत स्पीड बताओ भाई, औसत स्पीड का मतलब क्या होता है, खुद ही बताओ मुझे। तो बोलोगे गुरुदेव औसत स्पीड का मतलब इतना होता है, अगर आप एवरेज जब भी निकालते हैं तो एवरेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा सर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 10 हो गया, और फिर कितना हो गया 10, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा 20 हो गया। और टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो टोटल टाइम हमारा कितना होगा, तो जाते वक्त उसे कितना लग रहा है, तो जाते वक्त 3 घंटा, और आते वक्त मेरे भाई कितना लग रहा है, तो आते वक्त 2 घंटा, यानी 5 से काटोगे 4 आएगा। अब मेरे भाई बताओ क्या 4 इसका आंसर होगा, ठीक है, 4 माइल। ठीक है, अगर आप यहाँ स्पीड के मैटर से भी जाना चाहते हो तो आप स्पीड से भी चले जाओ। बोलोगे सर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 2 इंटू 10/3, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10/2, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 100/25 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज का मतलब यहाँ पर होता है 5 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे 4 होगा। मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर तो रहा हूँ। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये व्यक्ति ने दूरी कितना तय किया, तो 10 मील जाने में 10 मील आने में, यानी 20 मील उसने दूरी को तय किया। और समय कितना लगा, तो इधर से वो पैदल जा रहा है तो 3 घंटा, और उधर से वो राइड करके आ रहा है, सवारी करके आ रहा है 2 घंटा, तो टोटल टाइम इतना लगा। 20/5 कितना होता है, तो 4 होता है। तो सही उत्तर हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। खेल खत्म मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। हम चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, अपने आप को संभाल लीजिएगा।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, संभाल लीजिएगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए, एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिसका समानांतर भुजा इतना गज है और इतना गज है, और उसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.5 गज है। जमीन की जुताई का जो खर्च है वो 1200 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन जोतने में कितने रुपए की राशि लगेगी? बहुत ही प्यारा सवाल कि अ फार्मर लैंड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम, उसकी जो खेत है वो किस प्रकार के आकार में है? तो ऐसे समलंब चतुर्भुज के आकार में है, ट्रेपीजियम के आकार में है। ठीक है, जहां पर उसकी जो पैरेलल साइड है, ये पहला वाला साइड हमारा कितना है? तो 6.32 यार्ड है। समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कहा गया 7.68 यार्ड हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये वाला दूसरा है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, इसके बीच की जो दूरी है वो हमारा कितना है? 5.5 है। और रेट हमारा क्या है? तो 1200 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है, एक यहाँ पर जो है यार्ड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1200। तो उसको कितना खर्चा लगेगा? यार कभी भी इस बात को समझो, ऐसे सवाल कभी भी आते हैं ना, जैसे इस कमरे की पेंटिंग करनी है, खेत की जुताई करनी है, या कुछ भी आपको करना है और आपको कॉस्ट बोले, तो कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा एरिया को रेट से गुना करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्या निकालना है? अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे और उसको गुना करेंगे किसके साथ? रेट के साथ। अब चूंकि आप पढ़ रहे हैं एक ट्रेपीजियम का एरिया आप किस प्रकार निकालते हैं? तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर पैरेलल साइड का सम, तो यहाँ 7 और 6 13 और ये हमारा एक 14 यहाँ पर, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर हाफ इंटू इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 14, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये कितना हो जाएगा? 5.5। और रेट की बात अगर हम करें तो रेट हमारा कितना है? तो 1200 का रेट हमारा चल रहा है। तो यहाँ 1200 गुना कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, दशमलव हटा दोगे तो तुम्हारा नीचे 10 आ जाएगा। 0 से तुम्हारा 0 का सत्यानाश, 2 से अगर काटोगे तो मेरे भाई 7 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। पहली बात, यहाँ 12 का 5 गुना 60, देखो यहाँ एक 0 रख लो पास में, 12 25 60 का 0, 12 25 60 और 6 हमारा 66, 7 इंटू 66। ठीक है, 7 छक 42, 7 छक 42 और 2 हमारा 44। यहाँ पर 44,200 रुपये का, सॉरी 46,200 रुपये का मेरे भाई खर्चा आएगा। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 46,200 रुपये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर कॉस्ट निकालना है, टोटल का टोटल अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो क्या करना होगा? एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन इसके पहले सिलेक्शन फेज के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन फेज में अगर हम बात करते हैं तो फेज नंबर 9, फेज 10, फेज 11 सब में आया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा मेंस में भी आया और अब मुझे ये सवाल एमटीएस में देखने को मिला है। शीट में ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने अपने रेशियो वाले शीट में पेड बैचेज में डाल रखे हैं और बच्चे को बाकायदा हम बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। ठीक है, बस आप लोगों ने नहीं सीखा कभी यूट्यूब पे, अब आज आपकी बारी है सीखने को, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे भाई क्या कहा गया है जरा देखिए। कहा गया है इन अ पार्टी हॉल देयर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन ब्लू टू वुमेन इन रेड इज 3:7, द रेशियो ऑफ मेन इन रेड टू नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू इज 2:1, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू नंबर ऑफ मेन इन रेड यहाँ पर जो है वो 35:76 हो जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन। अब ऐसे सवाल मेरे भाई आते हैं, कभी भी ऐसे सवालों को ध्यान दीजिएगा, ये इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे, इतना ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर बोलोगे भाई जो भी लोग होंगे ना उनको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। पहली बात तो एक तो मेरे भाई यहाँ पर ब्लू की कहानी चल रही है और दूसरा यहाँ पर रेड की कहानी चल रही है। फिर उसके बाद ब्लू में भी जितने लोग हैं ना उसको मेरे भाई 2 भागों में बांटा गया है, एक हमारा मैन होगा और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर वुमेन होगा। तो हम एम और डब्ल्यू लिख देते हैं, आप लोग समझदार हैं समझ जाएंगे कि एम हो गया और ये वुमेन हो गया। रेड में भी 2 भाग होंगे, एक मेरे भाई यहाँ पर मैन होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। जैसे जैसे कथन दिया गया है वैसे वैसे आप इसको पढ़ते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि मैन इन ब्लू
टू वुमेन इन रेड, ठीक है। यानी यहाँ पर ये मैन इन ब्लू है, तो मैन इन ब्लू को हम कितना बोलेंगे, तो ब्लू में मैन का रेशियो 3x होगा और यहाँ पर जो है रेड में वुमेन का रेशियो 7x होगा। तो रेड में वुमेन का वैल्यू कितना होगा, 7x। किसकी रेशियो को जब भी हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनके साथ कोई वेरिएबल लगाते हैं। ये 3:7 क्या है, 3 उन लोगों की संख्या है जो पुरुष हैं और ब्लू कलर में है, तो जो पुरुष हैं और ब्लू कलर में है यानी 3x हो गया। 7 उन लोगों की संख्या है जो महिला है और रेड कलर में है, जो महिला है और रेड कलर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक भाई कहता है वुमेन टू पिंक लवर्स होती हैं सर। अच्छा अभी फिलहाल तुम पढ़ लो, यहाँ लवर लवर वाला मत किया करो यहाँ पे, चलो आओ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, तुम है ना मतलब आज की देखते रहोगे यहाँ पे, चलो आओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला गया, रेशियो ऑफ मैन इन रेड, मैन इन रेड, ठीक है, और वुमेन इन ब्लू। तो ये मैन की संख्या है जो रेड में है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मैन की संख्या जो रेड में है, यानी ये कितने हैं, तो 2i है। और ये किसकी संख्या है मेरे भाई, 1। ये वुमेन की संख्या है जो ब्लू में है, तो वुमेन की संख्या ब्लू में है यानी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा है, तो नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन में कहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू नंबर ऑफ पीपल इन रेड। पूरे के पूरे ब्लू का और पूरे के पूरे रेड का रेशियो दिया गया है। तो ब्लू में कितने लोग हैं मेरे भाई, तो ब्लू में हमारा 3x + y है, ये हमारा टोटल हो गया। और रेड में कितने लोग हैं, तो ये हमारा 2i + 7 है, ये रेड हो गया। ब्लू और रेड का हमारा रेशियो दिया है और वो हमारा कितना है, तो 35:76 है। कितना है, तो 35:76 है। बस x और y का रेशियो निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। x और y का रेशियो निकाल लो मेरे भाई, खेल खत्म, यहीं से सवाल तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो x और y का रेशियो निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए 76 को इधर 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 18 228 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 76 को अगर आप y के साथ गुना करेंगे 76y हो जाएगा, और अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा हमारा, 70 35 × 2 70y हो जाएगा, और 35 का 7 गुना 7 तिरके 21 और 7 पचे 35 245 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 245 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हमने लिखा ही नहीं x है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना x हो जाएगा। अब ज़रा सही से देखो 76 में से 70 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और 245 में से 228 घटा दो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 17x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं से हमारा y/x का मान जो है वो हमारा कितना आ गया, 17/6 आ गया। आप इसको रेशियो का भी नाम दे सकते हो और आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर ये जो हमने निकाला है ना, ये इनकी वैल्यू निकाली है। y का मान 17 हो गया, x का मान कितना हो गया, 16 हो गया। आप ऐसे मान के चल लीजिए, हालांकि इसको वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, अभी रेशियो निकालने के लिए तो इसको वैल्यू का नाम दे ही सकते हैं। तो यानी 17 हो गया और 6 हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो कितने मेन थे और कितने वुमेन थे, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई मेन की संख्या को और अगर हम बात करते हैं वुमेन की संख्या को, तो रेशियो कितना था, यहाँ मेन कितना है, 3x है मेरे भाई। 3x का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मेन की संख्या 2y है, तो 2 × कितना हो जाएगा भाई, तो 2 × हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला गया, वुमेन की संख्या। यहाँ वुमेन कितनी है, y का मतलब कितना हो गया, तो 17 हो गया। और यहाँ वुमेन की संख्या कितनी है, तो 7x हो गया, तो 7 × x का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 34 और ये हमारा हो गया 18। 34 और 18 कितना होता है, 52, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52। हालांकि 52 से एक आ चुका है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 × 6 42 और 17 हमारा कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व करने के बाद ही आप आंसर बता पाते, बिना सॉल्व किए तो बता ही नहीं पाते। ध्यान रखिए इस बात को लेके। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो इसको पूरा सॉल्व करना होता है, पूरा बनाना होता है, ठीक है। ब्लू में जितना रेशियो है उसको लिखा, रेड में जो रेशियो है मेरे भाई उसको लिखा, फिर टोटल को तब जाके सॉल्व किया, एक्स और y की वैल्यू लेकर आए और तब मैन और ओपन की हमने क्या बताई, वैल्यू बताई, ठीक है। चलिए आइए बताएंगे, अभी होगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा है। कोई बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है और चीनी का लागत मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलो प्रत्येक पैकेट की जगह पर 100 ग्राम निकाल कर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ कितना होगा? भाई मैंने पहले ही आपको कहा है, ठीक है। और क्या कहा है कि जब भी अगर आपको मान लीजिए कि प्रॉफिट निकालना हो, स्पेशली किस केस में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के केस में, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे सर बेईमान दुकानदार की तो आदत ही रही है शुरू से बेईमानी करने की, वो बेईमानी पर ही जिंदा रहता है, हमेशा बेईमानी करते रहता है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो बेईमान दुकानदार में जब भी आपको निकालना हो तो आप यहाँ सीपी लिखते हैं और आप यहाँ क्या लिखते हैं, तो एसपी लिखते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को लेके? चलो एक छोटा सा काम आ गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था सर मैडम आ गई थी। हाँ हाँ तुम्हारी मैडम आई थी, उन्हीं से मिलने गए थे हम, ठीक है। मैडम आ गई थी, गजब हाल है, मतलब तुम लोग को खुशी मेरी देखी नहीं जाती है, ये बताओ पहले। 2 मिनट साइड में हटे नहीं, मैडम आ गई थी, लग रहा है उन्हीं के पास गए थे। पढ़ लो नालायक, ठीक है। तो यहाँ बेईमानी कैसे चल रही है, हम तुमको बेईमानी पढ़ा रहे हैं, तुम यहाँ पर कहाँ छूर हो आशिकी में, पढ़ो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कहा गया बेईमानी के बारे में। अब बेईमान दुकानदार किस तरीके से बेईमानी करता है? एक तो रेट बढ़ाकर बेईमानी करेगा, दूसरा मिलावट करके बेईमानी करेगा, तीसरा मेरे भाई कम वजन दे के बेईमानी करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो सामान को खरीदता 40 में है और बेचता 45 में है। तो खरीदता 40 में है और बेचता कितने में है, तो 45 में है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1 किलो के जगह पर वो 100 ग्राम डंडी मार देता है। कहने का मतलब वो सामने वाले से पूरा का पूरा 1000 का पैसा, जैसे मानो 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम का कीमत कितना रहा होगा, 1000 रुपये। तो मैंने आपसे कितने रुपए लिए, आप इमेजिन करो, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, मैंने कहा 1000 ग्राम की कीमत दे दो, आपने मुझे 1000 रुपये पकड़ा दिए। तो मैंने आपसे पैसा कितना लिया, 1000, यानी मैंने बेचा कितने का है, 1000 का। बट मुझे पता है कि मैंने अपने जेब से उसमें 100 ग्राम कम दिए हैं, यानी 900 ग्राम ही दिए हैं। यानी मैंने अपने जेब से कितना लगाया है, तो 900 ग्राम लगाया है, यानी 900 रुपये का सामान। तो 900 की इन्वेस्टमेंट डाल के मैं 1000 रुपये कमा लेता हूँ। 900 रुपये की इन्वेस्टमेंट डालता हूँ, बेईमानी करके 1000 कमा लेता हूँ। बस यहाँ पर हो गया मेरे भाई, 1 2 और 3 0 से पूरा का पूरा 3 0 ख़त्म। 9 से हमारा कितनी बार में, 5 बार में ख़त्म। रेशियो हमारा 4:5 आ गया। 4 के सामान को 5 में बेचा गया है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 1 का मेरे भाई फ़ायदा कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। पूरी दुनिया को पता है 1/4 कितना होता है, तो 25%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया भाई मेरे बात यहाँ पे? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा। ठीक है, आइए इस सवाल में क्या कहा गया है, देखिए। कहा गया है सुरेश अकेला एक दिन में 1 घंटा काम करके 10 दिनों में काम को कर सकता है। शालू अकेला उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 2 घंटे में कर सकती है। उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें 1 दिन में कितने घंटे साथ मिलकर काम करना होगा? आधा घंटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सवाल पढ़िए और आंसर टिक करिए, बात खत्म। कैसे करेंगे आप देखिए। पहला व्यक्ति यहाँ पर कौन है, तो सुरेश है। रोज के रोज वो 1 घंटा काम करता है और 10 दिन तक काम करता है। आप ऐसे देखो कि यार यहाँ पर काम करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता है, तो बोलोगे यार मैं 1 घंटा काम करने आता हूँ इंटू 10 दिन, यानी सुरेश अगर काम खत्म करना चाहता है तो सुरेश को 10 घंटे लगेंगे। सुरेश को मेरे भाई कितना लगेगा, तो बोलोगे सर सुरेश को है ना 1 घंटे के हिसाब से 10 दिन, यानी सुरेश को काम करने में 10 घंटे लगेंगे।
उसके बाद यहाँ पर शालू की बात करते हैं। शालू रोज के रोज मेरे भाई 5 घंटे काम करती है, बहुत मेहनती लड़की है, लेकिन आती मात्र 2 दिन है। तो अगर हम शालू की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी शालू है मेरे भाई, उसको क्या कहानी है, तो यहाँ पर वो 5 घंटे के हिसाब से 2 दिनों में काम निपटाती है, यानी 10 घंटे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे सुरेश हो या शालू हो, दोनों को तो समय बराबर लग रहा है, और जब 2 व्यक्तियों का समय बराबर होता है तो यानी उनकी क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल सुरेश की है वही पोटेंशियल यहाँ शालू की है। अगर दोनों से हम बराबर समय काम कराएं, दोनों के दोनों बराबर काम करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो एफिशिएंसी क्या हो गई, सेम हो गई। जितना काम सुरेश करेगा उतना ही काम शालू करेगी, भेदभाव मेरे भाई कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब समझो, कहा गया हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 दिन। ठीक है, रोज की रोज वो कितना घंटा काम करेंगे और साथ मिलकर मेरे भाई काम करेंगे कि पूरा का पूरा काम 10 दिनों में निपट जाए। 2 लोग अब काम कर रहे हैं, अब एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, 2 लोग काम करते हैं और मानो कितने दिनों तक, x घंटे तक काम कर रहे हैं, और यहाँ कितना काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे तक काम करना है। समझना मेरी बात को, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। चाहे शालू काम करे चाहे सुरेश काम करे, काम तो 10 घंटे का ही है। अब जैसे मानो इस कमरे को बनाना है, मैं यहाँ मान लो राम को बनाता हूँ, तो राम भी इस पूरे के पूरे कमरे को 10 घंटे में डेकोरेट कर देता है। मैं श्याम को बुलाता हूँ, वो भी पूरे के पूरे कमरे को 10 घंटे में डेकोरेट कर देता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस कमरे को डेकोरेट करने के लिए 10 घंटों की आवश्यकता है? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैं बोलूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ राम और श्याम दोनों आ जाए, यानी कितने व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति, और वो डेली के हिसाब से x घंटा काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 10 में। तो यानी x का मान यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो 0.5 आवर। कैसे, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा। देखो कि हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 दिन। अब देखो पूरा का पूरा काम उन्हें 10 दिनों में कंप्लीट करना है, तो पूरा काम उन्हें कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 10 दिनों में। तो यहाँ पर बोलोगे वो रोज कितने घंटे काम करेंगे, रोज कितने घंटे काम करेंगे, बोलोगे सर 10 घंटे का काम है और 10 घंटे के काम को 10 दिनों में निपटाना है, यानी रोज के रोज कितना काम करना होगा, तो उन्हें 1 घंटा काम करना होगा। वो लोग मिलकर कितना घंटा काम करेंगे, तो 1 घंटा, यानी डेली उनको कितना काम करना है, 1 घंटा। तो मेरे भाई 2 लोग यहाँ पर मिलकर अगर 1 घंटे में काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितना काम करेगा, तो मेरे भाई आधा घंटा। आप आसान भाषा में बोलोगे 0.5 आवर। ठीक है, तो हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर, ठीक है, इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो आधा घंटा के हिसाब से। और इतना ना कॉम्प्लिकेट करके बहुत आसान में हम ये बात कह सकते हैं, यार काम 10 घंटे में कंप्लीट करवाना है। आप थोड़ा ऐसे मेरे बातों को रिलेट करो, काम 10 घंटे में कंप्लीट करवाना है। अब मैं भाई ऑप्शन आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति आधा घंटा काम करता है और दूसरा भी आधा घंटा काम करता है, तो मिलकर यहाँ पर 1 घंटा काम कर लिए, और 1 घंटा इंटू 10 दिन, उनका 10 घंटे का काम पूरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। हाँ, एमडीएच से भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एमडीएच से भी कर सकते हो। ठीक है यार, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये व्यक्ति भी कोई काम करने में 10 घंटा, इस व्यक्ति को भी काम करने में 10 घंटा। आप एक काम करो ना सर, आप ऐसे कर लो, अगर आप एमडीएच कंसेप्ट लगाते हो तो लो, आप एमडीएच कंसेप्ट से समझ लो। मैं आपको एमडीएच कंसेप्ट से समझा देता हूँ। एमडीएच कंसेप्ट से आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, आप ऐसे समझो मेरी बात को लेके कि जो काम शालू करती है और उसको यहाँ पर देखो, मान लेते हैं शालू की एफिशिएंसी एस है, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर सुरेश की मेरे भाई एफिशिएंसी एस यू है, और वो डेली का डेली 1 घंटा काम कर रहा है इंटू 10 दिन। अब वही काम कौन करना चाहता है, तो वही काम मेरे भाई सुरेश भी करना चाह रहा है और शालू भी करना चाह रही है। ठीक है, और कितने दिनों में निपटा रहे हैं, तो 10 दिनों में निपटा रहे हैं, इंटू कितना मेरे भाई x। समझ गए? अब आप ऐसे समझिए, जो एफिशिएंसी शालू की है वही एफिशिएंसी सुरेश की है। तो मान लीजिए एफिशिएंसी इनकी 1 यूनिट और 1 यूनिट बनाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो गया, तो 1 इंटू 10 डेज, और यहाँ कितना हो गया 1 + 1 मेरे भाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 10
10 और इंटू कितना हो जाएगा x। 10 से आपका 10 खत्म, 1/2 और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 ही तो हो जाएगा ना। तो आप ऐसे समझ लो यार, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब ये लिखूंगा तो तुम्हें लगेगा कितना बड़ा सवाल है, ये कितने बड़े में मैंने बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या, बहुत ही प्यारे सवाल है भाई। 30 सवाल चूज करके लेके आया हूँ और एक से एक बढ़िया बढ़िया सारे के सारे, पूरे 1150 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, 1140 सवाल, तब जाकर ये निकला है। पढ़िए इस सवाल को। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसका आय हमारा 300 रुपये बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत समान रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या होगा। इस सवाल को 1 से 3 सेकंड के अंदर आप लोग बना लेंगे, सिंपल 1 से 3 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 4:3। अगर एक्सपेंडिचर को 1/4 हम बढ़ा देते हैं उसके इनिशियल सेविंग से और इनकम को हम बढ़ा देते हैं 300 रुपये से, तो उसका सेविंग अभी भी समान रहता है, एक्सपेंडिचर बताओ। ठीक है, थोड़ी कहानी समझ लो। मानो आप वो व्यक्ति हो, ये आपका खर्चा है और ये आपका सेविंग है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर सेविंग की कहानी क्या है, तो 4 रुपये अगर खर्चा करते हो तो 3 रुपये आप बचाते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए हम फिलहाल के लिए अभी इसको जो है 4A और 3A मान लेते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर अगर 4A है तो सेविंग हमारा 3A है। ठीक है, अब यहाँ देखो कहा गया है यहाँ पर कि अगर हम उसके एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग तो इनकम को बढ़ाना पड़ेगा 300 रुपये, और साथ में कहा गया सेविंग हमारा दोनों केस में सेम है। अब यार ऐसे समझो, पहले केस में आप जितना सेव कर रहे थे आप आज भी उतना ही सेव कर रहे हो, यानी आपके सेविंग में फ़र्क नहीं आया है। क्या होता है कि ये मान लो मेरा पुराना इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है और ये मेरा सेविंग है। पहले हम इतना कमाते थे, उसमें से इतना खर्चा कर देंगे, इतना बचाएंगे। ये मेरा नया इनकम है और ये मेरा नया एक्सपेंडिचर और ये मेरा नया सेविंग है। क्वेश्चन में कहा गया है जितना सेविंग पहले का था उतना ही सेविंग आज भी है। तो अगर मानो मैं यहाँ खर्चा में जितना बढ़ाऊंगा उतने का ही मेरा इनकम में बढ़त होगा। कॉमन सेंस की बात है यार यहाँ पे। ठीक है, यानी इनकम का इंक्रीज बराबर होगा एक्सपेंडिचर के इंक्रीज के। सेविंग अगर मेरा सेम रहे, जैसे मान लीजिए पहले मेरी इनकम कितनी थी दोस्त, मान लीजिए कि पहले मेरी इनकम 10 रुपये थी, उसमें हम 8 रुपये खर्चा करते थे और 2 रुपये हम बढ़ाते थे। अब मेरी कंपनी ने तनख्वाह कर दी 13 रुपये और 13 रुपये में हम अभी भी 2 ही रुपये बचा रहे हैं, यानी मैंने खर्चा कितना किया मेरे भाई, तो खर्चा मैंने 11 किया। समझ में आ गया मेरे बात को यहाँ पे लेके। अब यहाँ देखो तो इंक्रीज कितने का, 3 रुपये का, तो खर्चे में भी इंक्रीज कितने का, 3 रुपये का। यानी जब सेविंग समान है तो जितना तुम इनकम में बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा, यानी इनकम का इंक्रीज बराबर खर्चे का इंक्रीज, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो तो इनकम में तुमने कितना बढ़ाया है, 300 रुपये, और खर्चा तुमने कितना बढ़ाया, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग, यानी उसके सेविंग का 1/4। तो यानी हम बोलेंगे कि इसके सेविंग का 1/4 हमारा किसके बराबर है, तो सेविंग का 1/4 हमारा किसके बराबर है, तो 300 के। ये एक्सपेंडिचर का इंक्रीज बराबर इनकम का इंक्रीज। तो अगर हम देखते हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान मेरे भाई 400 आ जाएगा। और अगर ए का मान 400 आ जाएगा तो व्हाट वाज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, शुरू में वो कितना खर्चा करता था, तो मेरे भाई शुरू में यहाँ पर बोला जाएगा कि वो खर्चा कितना करता था, तो 4 × 4 यानी 1600 रुपये जो है वो मेरे भाई खर्चा करेगा। एक बच्चा तब से शोर मचाया जा रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। यार पूरी दुनिया को दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें इकलौते की दिक्कत है, लो भाई। ठीक है, एक लाइट बंद कर दी कमरे की। अब बताओ, अभी तुम्हें ब्राइटनेस की दिक्कत है, बताओ भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आप लोगों का लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, लाइक करते रहेंगे भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये भी प्यारा सवाल। धीरे धीरे जो है मेरे भाई हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चंस का। आइए यहाँ पर क्या कहा गया, एक जार में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 50% पानी है। ठीक है, इस मिश्रण के एक भाग को 29% पानी वाले दूसरे मिश्रण के साथ बदल दिया जाता है। प्रतिस्थापन के बाद जार में पानी का प्रतिशत 36% हो जाता है। मूल मिश्रण का कितना भाग बदला गया है। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है
ऐसी कहानी रहती है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो जैसे मान लो कि एक मिश्रण आपके पास यहाँ था, आपने उसको किसी दूसरे मिश्रण के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और फाइनल मिश्रण आपका ये बन गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बताइए, पहले वाले जार में मिल्क और वाटर में वाटर का परसेंट कितना है, तो पहले वाले जार में वाटर का परसेंट हमारा 50% है। ये पहले वाले जार की कहानी है, ठीक है। इसको रिप्लेस किया गया और इसको किसके साथ रिप्लेस किया गया, एक ऐसे मिश्रण के साथ जिसमें पानी कितना है, 29% है। तो इसको रिप्लेस किया जाएगा एक ऐसे के साथ जिसमें पानी 29% है, ठीक है। और कहा गया रिप्लेस करने के बाद जो आफ्टर रिप्लेसमेंट होता है, इसको इसके साथ मिक्स कर दिया गया और रिप्लेसमेंट के बाद वाले कहानी में कितना आ गया, तो 36% पानी आ गया। समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ क्वांटिटी है, इसके अंदर हम एक दूसरा क्वांटिटी डाल देते हैं और फाइनल क्वांटिटी की वैल्यू हमारी इतनी हो जाती है। तो जितना पार्ट इसका निकाला, जैसे अब ये बोतल है, ये बोतल में मानो ये ग्लास है हमारा, इसके अंदर पूरा 10 लीटर दूध है। मैंने क्या किया, 2 लीटर क्वांटिटी निकाल के गिरा दिया और कोई दूसरा ग्लास जिसके अंदर पानी भरा है उसको लाके मैंने इसके अंदर डाल दिया। रिप्लेसमेंट हो गया ना, पूरा खाली नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट खाली किया है। इसके अंदर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण हुआ करता था जिसमें पानी का परसेंट 50 रहता था। एक मैं यहाँ पर दूसरा बोतल लेकर आ गया, इसके अंदर पानी का कितना परसेंट है, तो इसके अंदर 29% है। इसका मैंने ऐसे थोड़ा सा क्वांटिटी जो है वो मैंने मान लो गिरा दिया और इसमें से थोड़ा सा मैंने डाल दिया। रिप्लेसमेंट हो गया, जितना गिराया उतना ही डालूंगा और इस तरीके से अब इस ग्लास के अंदर पानी का परसेंट हमारा 36 हो जाएगा। तो बताओ हमने कितना पार्ट रिप्लेस किया। मैंने कहा यार इससे धरती पे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता है। एलिगेशन लगाइए यहाँ पर, 50 में से 36 माइनस करिए 14 हो जाएगा, 36 में से 29 माइनस करिए 7 हो जाएगा। यानी आप ऐसे बोलेंगे ठीक है कि ये हमारा कौन सा क्वांटिटी था, ये 1 वो क्वांटिटी था जो हम पहले रखे हुए थे, यानी ये मेरे भाई ओल्ड था, ठीक है। ये 2 हमारा कौन सा क्वांटिटी निकल के आता है, जितना हम रिप्लेस करते हैं। समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे। और अगर हम दोनों को जोड़ दे तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाता है। बोला गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर वाज रिप्लेस, पूरे मिश्रण का कितना भाग आपने रिप्लेस किया है। हमने कितना रिप्लेस किया है, 2, और टोटल मिश्रण कितना था, तो 2 + 1 3 था। तो ये हमारा ऐसे समझ लो कि ये हमारा लेफ्ट था, आप इसे कह सकते हो कि ये हमारा लेफ्ट था और इसके अंदर हमने इतना क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो 2 रिप्लेस किया कितने में मेरे भाई, 3 में, तो 2/3 यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मिक्सचर एलिगेशन का। कौन कहता है कि मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन सवाल में नहीं आते हैं, सारे आते हैं। करेंगे मेरे भाई, इसको भी तसल्ली से करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 13 को याद रखना कि हमने होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। अब एक छोटू सा सवाल बीच में, ताकि एक लॉलीपॉप भी आप लोग को मिलता रहे और इंटरेस्ट आपका बनता रहे। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18-19 के बाद से है ना, एक से एक बढ़िया सवाल आपको देखने को और मिलेंगे। आखिरी के 10 सवाल जहर सवाल, ठीक है। क्या कहा गया, एक खेल मैदान में चारों ओर गोलाकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं और अनिल को लगाने में 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। कितने मिनट के बाद वो पूरा आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यार ऐसे वाले सवाल है ना, जैसे ये देख लो, एक लाइट तुम्हारा 10 सेकंड में लाल होती है, दूसरी रेड लाइट तुम्हारा 20 सेकंड में लाल होती है। कितने सेकंड के बाद दोनों जो है एक ही साथ लाल होंगे। एक घंटा 20 मिनट में बजता है, दूसरा घंटा 30 मिनट में बजता है। कितने सेकंड के बाद सारे एक साथ बजेंगे। तो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ना, जब लोगों का साइकिल अलग अलग समय का होता है और मुझे उनको एक ही साइकिल में लेके आना होता है, वैसे केस में हम उनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे मानो एक व्यक्ति सिर्फ 15 का पहाड़ा पढ़े जा रहा है, दूसरा सिर्फ 18 का पहाड़ा पढ़े जा रहा है, तो कौन से वाले समय पे वो दोनों साथ में आएंगे। तो बोलोगे सर उनको साथ में लाने के लिए सिंपल काम करना है, और वो क्या करना है, एलसीएम लेना है 15 और 18 का। तो 15-18 का एलसीएम कितना होगा, सीधा 90। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर 90। ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया ताकि आपको यहाँ पर हम करा पाएँ। ठीक है, ये सवाल मेरे भाई बढ़िया है। देखते हैं कौन बच्चा बना लेगा। जो बना लेगा समझ लो कि उसका कंसेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा उसको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया।
कहा गया है टाइम टेकन बाई अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन टाइम टेकन बाई बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पर कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज 48 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट इज इतना। दूसरा, इफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इतना, देन वैल्यू ऑफ x इज इतना। पूरा कहानी पढ़ने के बाद भी ऐसा लगा ना कि कुछ समझ में नहीं आया। होता है असल में क्या है कि यहाँ पर देखिए पेपर कैसे निकलता है, आप लोग कभी इस बात को सोचते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को ये लगता है यार हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, हमने तो फलाने सर से पढ़ लिया, हमने फलानी किताब भी लगा ली, उसके बाद भी हमारे पूरे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। रीज़न है दोस्त यहाँ पे, इस बात को समझो। रीज़न पता है क्या है, सारा का सारा खेल जो होता है ना वो प्रैक्टिस का होता है। सवालों को देखकर आपका कलम कितने रफ्तार में चले वो आपका पेपर तय करता है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि कलम से पहले दिमाग चल जाना चाहिए और काफ़ी तेज़ी में चलना चाहिए। नॉलेज हर किसी को है, आपको भी है, आपके दोस्त को भी है, आपके रूममेट को भी है, दूर के रिश्तेदार को भी है, मुझे भी है। लेकिन इसमें पेपर सिर्फ उसी व्यक्ति का निकलेगा जिसके पास अच्छी एक रफ्तार होगी और वो भी एक्यूरेसी के साथ होगी, जो सवालों को सटीक तरीके से करना जानेगा। एक बार में ही पढ़ने के बाद सवाल उसके माइंड में एकदम छप जाए, क्लियर हो जाए और उसके बाद उसका कलम जो है वो तेज़ी में चलना शुरू कर दे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक रॉयल फौजी मेरे भाई कह रहा है कि 1000 रुपये भेज दीजिए, बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है और MP पुलिस का भरना है। पहली बात तो तुम ये बताओ तुम्हारे पास ये रिचार्ज करके कमेंट करने का पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, जो बच्चे जेन्युइन होते हैं ना इस तरीके से फालतू की बातें कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं मेरे भाई, इस बात को समझो तुम। ठीक है, सोचा मौका देखा नहीं सर लाइव है तो ये बातें बोल देते हैं। तो फर्जीवाड़ा कम करो, हमको पता है तुम उस 1000 रुपये का जाके क्या करोगे। ठीक है, आए दिन मिलता हूँ, 100 लोगों से मिलता हूँ, चेहरा देख के बातें देख के बता सकता हूँ यहाँ पर क्या कहानी है। तो फर्जीवाड़ा थोड़ा अपना बंद करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और अगर वाकई में ज़रूरत है तो एक काम करो, मैं तुम्हारा फॉर्म खुद भर दूंगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे दो और अपना ID दे दो, मैं खुद तुम्हारा फॉर्म भरूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID से लेके सारा शेयर कर देना दोस्त, मैं खुद फॉर्म भर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में मेरे भाई दो प्यारे प्यारे कंसेप्ट होते हैं और वो क्या होते हैं। ठीक है, दो मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट होते हैं और वो क्या होते हैं वो समझना। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्थान से निकले, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसा हो गया कि नदी की धारा ऐसी है हमारी, सपोज करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ डाउन जा रहे हैं। डाउन जा रहे हैं तो कितने की रफ्तार से जा रहे हैं, x + y से। और यहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा मेरे भाई, x - y की रफ्तार से। डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो डिस्टेंस हमारी t है। उस केस में एक होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता है मेरे भाई, और दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या होता है, दूसरा हमारा हो जाता है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा नाव आपका बह रहा है, जाने की रफ्तार आपकी x + y है, आने की रफ्तार आपकी x - y है। और इसमें कहा जाता है जाते वक्त जो तुम्हें टाइम लगा, आते वक्त उससे 2 घंटा ज़्यादा लगा या 3 घंटा ज़्यादा लगा, इस करके। यानी यहाँ पर दोस्त क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा दिया जाएगा कि T1 + T2 की वैल्यू तुम्हारी इतनी है, जैसे मानो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे यानी T आवर। और यहाँ दिया जाता है डिफरेंस ऑफ टाइम, T1 - T2 की वैल्यू दी जाएगी। जैसे आप बोलते नहीं है यार पूछो मत, यहाँ से मुंबई गए ना 3 घंटा लगा, आते वक्त हमको 2 घंटा ज़्यादा लग गया, यानी वो हो जाता है डिफरेंस ऑफ टाइम। समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों केस में हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं लिख लीजिए, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है 2dx / x² - y² बराबर किसके हो जाएगा, t के हो जाएगा। जहाँ पर t हमारा क्या है, तो टोटल टाइम है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2dy / कितना x² - y² बराबर हो जाएगा मेरे भाई t के। बस दोनों फॉर्मूला में फ़र्क इतना है कि जब टोटल टाइम देगा तो x आता है और जब डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो मेरे भाई y आता है। ये ध्यान रखना है हमको यहाँ पे, बस इतने का ही हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस सवाल में हम आते हैं, तो इस सवाल में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पढ़िए मेरे भाई सवाल को यहाँ पे। चलिए
यहाँ पर तो टाइम टेकन बाई अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस x किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाई द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी ये कैसा सवाल है, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ मतलब एक तरीके से टोटल टाइम है या डिफरेंस ऑफ टाइम है। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ टाइम है कि जाते वक्त जितना समय लगा आते वक्त मेरे भाई उससे कितना ज़्यादा लगा, तो 3 घंटा ज़्यादा लगा। तो यानी डिफरेंस ऑफ टाइम वाले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी मेरे भाई। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, तो बोलोगे सर 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई टी के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कहा गया स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऊपर जाने में देखो अब यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है हमारा डिस्टेंस, एक्स का मतलब क्या है नाव की रफ्तार, वाई का मतलब क्या है धारा की रफ्तार, और टी का मतलब क्या है टोटल टाइम। हर एक टर्म से आपको फैमिलियर करा दिया। इस क्वेश्चन में इन्होंने डिस्टेंस की वैल्यू को कितना दे दिया है, तो डिस्टेंस की वैल्यू को मेरे भाई इन्होंने दे दिया है एक्स। तो एक काम करो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, और फॉर्मूले में मेरे भाई परिवर्तन क्या कर लो, एक्स और वाई के जगह पे आप ऐसे कह लो कि सर यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी के। जहाँ पर ए जो है वो आपकी किसकी रफ्तार होगी, तो बोट की रफ्तार होगी, और बी जो है मेरे भाई किसकी रफ्तार होगी, तो स्ट्रीम की रफ्तार होगी, समझाने के लिए। अब अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस के जगह पर कितना दे दिया, तो एक्स दे दिया। ठीक है, समझना इस बात को लेके। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अप स्ट्रीम की रफ्तार 8 बोली है। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जाते हैं। अप की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 8 है। कंडीशन नंबर 1 में कहा है कि यदि x का मान 48 है और डाउन का मान 16 है, तो मेरे भाई देखते हैं अप का मान हमारा 8 है और डाउन का मान हमारा 16 है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो a की रफ्तार है यानी नाव की रफ्तार निकलेगी, दोनों को जोड़ के आधा, 16 8 24, 24 का आधा 12, और धारा की जो रफ्तार निकलेगी 16 में से 8 गया 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसके अनुसार हम निकालते हैं टाइम, और उसके बाद तब हम मैच करते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे भाई, क्वेश्चन में पहला वाला में क्या बोला गया है, पहले वाले में बोला गया है कि यदि तुम्हारा डाउन का रफ्तार 16 है और एक्स का मान 48 है, तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ टाइम कितना आना चाहिए, 3 घंटा। तो हम देखते हैं इसमें रख कर कि क्या हमारा टाइम 3 घंटे के बराबर आ रहा है। पहले वाले डेटा को रख कर देख रहे हैं क्या टाइम हमारा 3 घंटा आएगा, तो हमने यहाँ देखा 2 हो गया। डिस्टेंस के जगह पर कितना बोला गया है, डिस्टेंस के जगह पर 48 बोला गया है। धारा की रफ्तार हमारी कितनी आई है, तो 4 आई है। उसके बाद यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार a माइनस बी यानी 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक बार 12 प्लस 4 यानी 16 हो जाएगा। 16 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में, और 4 और 2 से हमारा 8 खत्म। यानी मेरे भाई पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये डेटा हमारा बिल्कुल सही है, इसमें 1 पैसे की कोई भी दिक्कत मेरे भाई नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में। दूसरा वाला मेरे भाई क्या कहता है, बोला गया कि अगर बोट का डाउन स्ट्रीम का रफ्तार हमारा इतना है, ठीक है, तो ये बताओ अप का रफ्तार हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर अप का रफ्तार 8 है और डाउन का रफ्तार आपका कितना है, तो डाउन का रफ्तार 12 है। तो मेरे भाई एक ही वैल्यू यानी नाव की स्पीड जोड़कर आधा, 12 8 20 का आधा मेरे भाई 10 हो जाएगा। और धारा की मान करें तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले में इस मान को रखो, देखो तुम्हारा 3 के बराबर आ रहा है यानी, तो क्या बोलोगे 2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है मेरे भाई, तो डिस्टेंस दूसरे वाले में 48 किलोमीटर, और इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b का मान कितना है, 2 है। उसके बाद यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी, 10 में से 2 गया तो कितना 8, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, और उसके बाद a प्लस बी 10 जमा 12, ठीक है, 12 से काटोगे तो 4 बार में, 4 और 2 से 8 खत्म, यानी यहाँ वैल्यू 2 आ रहा है। और टाइम हमारा कितना दिया गया, 3 घंटे, तो टी की वैल्यू 3, जबकि यहाँ कितना रहा है 2, यानी ये वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखो इस सवाल का लेवल, एक सवाल के अंदर 2-2 सवाल आपसे पूछ लिया गया, इसीलिए तो मैंने कहा कि इस बार के एमटीएस के पेपर से मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और 15 नंबर के बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बढ़िया सवाल है। आपको एक्सप्लेन करने में मुझे इतना टाइम लगा है क्योंकि आप लोग को ये पता ही नहीं है, ना ये फॉर्मूला पता है, ना ये फॉर्मूला
फार्मूला पता है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है नहीं पता है, ए क्या होगा बी क्या होगा, आप सीधा पढ़ा के भाग जाएं आगे, तो वैसे थोड़ी होता है। ठीक है, बताना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पे आपको। चलिए, जिन जिन बच्चों को किसी भी प्रकार का मेरे भाई मैथ्स में कोई दिक्कत है, और अगर मैथ्स का कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है आप आराम से मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करिए। मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच इकलौता ऐसा बैच है जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, डीआई कैलकुलेशन, सब कुछ, और 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलता है। कहाँ से मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, और अभी तो मैंने इस बैच के अंदर एक से एक नए नए फीचर्स डाले हैं। आप इस बैच में अगर आप लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में मिलता है, आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस मिलते हैं, और सब कुछ मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना मेरे भाई, हमारी टीम आपको पूरी संतुष्ट जानकारी देगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये एक और बढ़िया सवाल है और प्यारा सवाल है मेरे भाई। बताइए क्या बोला गया है? एक ठोस सिलेंडर जिसका आधार त्रिज्या 28 है और ऊंचाई हमारा 24 है, इसको दो समान सिलेंडर में जो है प्राप्त करने के लिए इसके ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है, कुल सतह में कितने % की वृद्धि होगी? बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग अ रेडियस ऑफ बेस एज अ 28 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर इज बाइसेक्टेड फ्रॉम द हाइट टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर, व्हाट विल बी द % इंक्रीज? देखिए क्या कहानी है, आप समझिए मेरे भाई। यहाँ पर ऐसे, जैसे यहाँ पर क्या है, तो जैसे एक आपके पास ऐसा सिलेंडर था, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो एक बेलन है, और ये बेलन में कहानी ऐसी थी कि ये बेलन का दोस्त हमारा जो है वो रेडियस हमारा कितना था, तो रेडियस हमारा 28 था। ठीक है, रेडियस हमारा कितना था, तो हम बोलेंगे सर रेडियस हमारा जो है वो 28 था। और हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 24 है। कहा गया कि एक सिलेंडर को तुम दो बराबर एकदम बीच से इसे लाते हो, आरी एकदम ऐसे काट देते हो, तो कितना % का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? कितना % का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? अब मान लीजिए कि यही सिलेंडर है और हम एकदम ऐसे ला के बीच से ना इसे एकदम बाइसेक्ट कर देते हैं, तो क्या कहानी होगी? तो मेरे भाई कहानी कुछ इस प्रकार होगी। देखो, एक ये सिलेंडर मेरा बन जाएगा और उसके बाद मेरे भाई एक यहाँ पर एक ये सिलेंडर बन जाएगा। समझना इस बात को। ऐसे स्थिति में क्या होगा, मुझे दो नए सरफेस मिलेंगे, एक मेरा ये सरफेस मिलेगा और एक मेरा ये सरफेस मिलेगा। बाकी सारा सेम रहेगा, पहले जितना टोटल सरफेस होता था आज भी उतना ही रहेगा, बस जब हम बीच से काटते हैं ना, हमें दो नया सतह मिल जाता है, एक ये वाला सतह मिल जाता है और एक ये वाला सतह मिल जाता है। तो कितने % का एरिया में इंक्रीज हो गया, हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, आप समझो, पहले वाले केस में टोटल सरफेस एरिया और अब वाले केस में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है यहाँ पे, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो इतना तो होगा ही होगा, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर तो होगा ही होगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, यानी मेरे भाई 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखो, इतना हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मिलने वाला है। यानी पहले इतना था, अब इतना में इतना और ज़्यादा मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। जब आप बात रेशियो की कर रहे हैं या जब भी बात आप % की करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता बाद में होती है। पहले यहाँ पर जितना कॉमन ले सकते हैं ना, आप यहाँ पर उतना कॉमन ले लिया करो, उतना कॉमन काट लिया करो। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ इतना हाइट इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट हाइट टू गेट टू। कोई कह रहा है कि सर एकदम ऐसे बीच से काट दीजिए, तो भाई बीच से काटोगे तो तुमको सिलेंडर थोड़ी मिलेगा यार, हाइट से बाइसेक्ट करना है। वहीं तो हम तुमको एक बात कह रहे हैं, हाइट से अगर बाइसेक्ट करोगे, सिलेंडर को ऐसे बीच से काटोगे, तो वो सिलेंडर होगा कि सेमी सिलेंडर होगा? गजब बात करते हो भाई, तो वो सिलेंडर कहाँ रह जाएगा? अगर तुम ऐसे सीधा सीधा लेके काटोगे तो वो सिलेंडर थोड़ी बनेगा यार, नहीं बनेगा ना भाई। यहाँ पे सिलेंडर तो वो आकार तब मेंटेन रहेगा जब एकदम ऐसे बीच से काटोगे। हाइट से ही तो काट रहे हो ना भाई, देखो एकदम हाइट से नहीं काट रहे हो क्या, बराबर हाइट में तुमने इसको नहीं काट दिया, एकदम बीच बीच हाइट में काट दिया, बताओ। ठीक है, तो हो तो गया ना यहाँ पे। अब देखिएगा ज़रा, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर % निकालना चाहते हैं, तो % निकालने के लिए क्या लेना होगा, रेशियो लेना होगा। आप देखो 2 पाई यहाँ से उड़ा दिया, 2 पाई यहाँ से उड़ा दिया, 2 पाई यहाँ से उड़ा दिया, r यहाँ से उड़ा दिया, r यहाँ से उड़ा दिया, एक r यहाँ से उड़ा दिया। % का मतलब बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितना रेशियो हमारा कट गया। h प्लस r यहाँ बचा हुआ है, h प्लस r का मतलब 28 और 24 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 52 हो जाएगा।
जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बोलोगे 52 तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आर और होगा, आर का मतलब कितना हो जाएगा 28, यानी बोलोगे सर 52 की वैल्यू थी और 50 20 70 80 हमारा हो गया है। इंक्रीज हमारा कितने का सर, देखिए 4 से काटेंगे तो 13 बार में और 4 से काटेंगे 20 बार में, कितने का इंक्रीज हो गया बताइए। तो बोलेंगे सर हमारा देखिए 7 का इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज 7 का इंक्रीज कितने के ऊपर 13 के ऊपर, इनटू कितना 100% मेरे भाई, ठीक है। तो ये 700/13 आएगा, 13 से भाग करो, 13 पचे 65, 50 हो गया, 13 × 3 39, 53 से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, सी हमारा आंसर होगा। पूरी दुनिया को क्या लगा इस सवाल में कि कितना कैलकुलेटिव होगा, कितना टफ होगा, क्या नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना था। और बोलो, ठीक है, ये तुम्हारा पहले था, इसमें तुम इतना जोड़ दिए, जितना कॉमन लेकर काट सकते थे काट लो, रेशियो लेकर आंसर बना दो, बात खत्म। जब भी मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात आती है क्या करते हैं, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखो फिर से, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, मेरे भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, जितने स्टार दे दो ना उतने स्टार इसकी खूबसूरती के लिए कम है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया है जहाँ पर ट्रिपल रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बना है। क्या बना है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:7:8 है, यदि प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाए ना, अनुपात 11, 23 और 26 हो जाता है। पहले पता है क्वेश्चन क्या रहता था, पहले क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा रहता था कि 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात इतना है, हर किसी में अगर हम 10-10 बढ़ा देते हैं ना तो मान लो हमारा अनुपात ऐसा हो जाता है। तो यानी क्या होता है, हर किसी में आपने कितना बढ़ाया 10, तो यहाँ 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ और यहाँ भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो उस 1 यूनिट का मान हम 10 बोल देते थे, तो ये 50, 70, 80 हो जाता था इस तरीके से करके। अब मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है, तो अब बोला गया 3 बच्चों का अनुपात कितना है, 3:7:8 है, समझो इस बात को लेके। और तुमने यहाँ पर हर क्लास में 6-6 बच्चे बढ़ा दिए हैं और हमारा अनुपात कितने का हो गया है, तो 11:23 मेरे भाई 26 हो गया है, ये अनुपात हो गया है। अब अगर सही से देखोगे ना तो यार वैल्यू सेम नहीं है। आप यहाँ समझिए, जो इंक्रीज की गई वैल्यू है, आपने इसमें कितना बढ़ा दिया 8 यूनिट, इसमें कितना बढ़ा दिया 16 यूनिट और इसमें कितना बढ़ा दिया 18। क्या ये आपको सारा 8 और 16 और 18 सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये पहली बार ऐसा एसएससी के इतिहास में क्वेश्चन आया है जहाँ पर इंक्रीज की गई यूनिट हमारी जो है वो सेम नहीं है। इसके पहले ट्रिपल रेशियो में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो हम कैसे करेंगे। ऐसे सवाल होते भी हैं, बनते भी हैं, नहीं बनते हैं। एक होता है मेरे भाई बेसिक मेथड जिसमें समय लगेगा, ढंग से समय लगेगा, और एक होगा हमारा बहुत ही आसान। अगर कोई मल्टीपल के आधार पे जाएगा 8 7 15 3 18, तो 18 का मल्टीपल ये भी है, 18 का मल्टीपल ये भी है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। 18 का मल्टीपल ये भी है, तो उससे नहीं बनेगा। हमें अपने जेन्युइन तरीके से जाना होगा, हम कैसे जाएंगे वो समझिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि सवाल अक्सर एग्जामिनर जितना मुश्किल बनाने की कोशिश करता है ना, वो पीछे उतना ही लूप होल छोड़ देता है, और वो लूप होल हम पकड़ के सवाल को आगे बढ़ जाते हैं। लूप होल क्या है, सिर्फ हम ये 2 रेशियो को उठाएंगे और सिर्फ हम ये 2 रेशियो को उठाएंगे। मान लेते हैं मेरे भाई पहले उनका अनुपात कितना था, पहले उनका अनुपात 3:7 था और अब उनका अनुपात कितना है, अब उनका अनुपात 11:23 है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, आप चाहो तो मेरे भाई जिस भी तरीके से करना चाहते हो इस सवाल को उस तरीके से कर लो। मैं आपको 1000 तरीके बता दूंगा। जैसे पहला तरीका मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब मैं ना इस सवाल को देखते ऐसा लगा यार ये बताना चाहिए बच्चों को, 4 मेथड इसमें सिखाया जा सकता है। मेथड नंबर 1, पहले रेशियो इतना था, 6 बढ़ाने के बाद इतना हो गया। बेसिक से जाओगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर पहले ये 3x था और अगला बंदा 7x था, इसमें भी हमने 6 बढ़ा दिया, इसमें भी हमने 6 बढ़ा दिया, और उसके बाद इनके रेशियो कितनी हो गई, तो 11:23 हो गई सर, ठीक है। अब यहाँ से मेथड नंबर 1 बेसिक से सॉल्व कर लीजिए। 23 का 3 गुना मेरे भाई 69x हो जाएगा, और 23 का 6 गुना, ठीक है यहाँ पर लिखो 23 × 6 ही लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 का 7 गुना 77 हो जाएगा, और यहाँ 11 × मेरे भाई 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, 6 23 बार आया है और 6 11 बार आया है, तो 6 के 23 गुना में से 6 के 11 गुना को घटा दो, 23 - 11, 23 - 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12, यानी 6 का कितना गुना बचेगा, 12। ऐसे समझ लो ना यहाँ पे कि 6 के 23 लोग बचे हुए हैं और 6-6 किलो के 11 लोग बचे हैं, 23 में से 11 घटा दो, 12 लोग 6 किलो के, और यहाँ 77 माइनस इतना यानी कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। 8 से मेरे भाई काटोगे
कितनी बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 4 से 3 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 9। और अगर x का मान 9 आ जाएगा तो बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बिफोर इंक्रीज, बढ़ने के पहले संख्या कितनी थी। तो पहले के पहले कितनी संख्या थी, 8 7 15 और 3 हमारा 18x। तो मेरे भाई 18x, यानी बोलोगे सर 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 162 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। और मेथड नंबर 1 क्या है, तो पहले हमारा यहाँ पर पहली और क्लास का अनुपात इतना था, 6 बढ़ाने के बाद ये अनुपात हो गया, सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी, टोटल बता दिया। अब इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कॉमन डिफरेंस कॉमन के मेथड के यहाँ पर जो है उससे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पहला अनुपात हमारा कितना है, 3 अनुपात मेरे भाई 7 है यहाँ पे। और दूसरा हमारा अनुपात कितना है, तो 11 अनुपात मेरे भाई 23 है। जब आप दोनों में बराबर इंक्रीज करते हैं ना, जब आप दोनों में बराबर इंक्रीज करते हैं तो आप डिफरेंस मेथड से काम चला सकते हैं। वो बहुत शानदार तरीका होता है। एज में भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि यहाँ पर बेटे और पिता का उम्र का अनुपात इतना है और 6 साल के बाद उनका उम्र का अनुपात इतना है, बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पर जो गैप है वो फिक्स रहेगा। यहाँ गैप कितने का है, 4 का। और यहाँ अगर आप गैप देखेंगे तो 12 का। इस गैप को जनाब बराबर करिए। गैप कभी अलग अलग नहीं रहता है भाई, तो गैप बराबर करेंगे। तो 4 और 12 को बराबर करेंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो ये भी हमारा 3 से गुना होगा और ये भी हमारा कितना गुना होगा, 3 से गुना। अब ये देखो ये कितना यूनिट है, 21, और ये कितना बन गया, 23। कितना यूनिट बढ़ा दिया, तो बोलोगे गुरुदेव 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट का मान ही मेरे भाई सवाल में कितना है, तो 6 साल है। ठीक है, समझ गए। 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 6 साल है। यानी हम ऐसा कहेंगे ये जो 6 साल है ना, ये 2 यूनिट का मान है। और कितने का मान हमें निकालना है, 8 7 15 और 3 हमारा कितना, 18 यूनिट का मान निकालना है मेरे भाई। ठीक है, माफ़ करना, 18 का मान नहीं निकालना है, रुक जाओ। 2 यूनिट का मान हमारा 6 साल है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 18 का मान नहीं निकालना, मैं बता रहा हूँ। ये जो 6 साल है ये कितने का मान है, तो 6 साल हमारा 2 यूनिट का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो मैं बता रहा हूँ 8 और 7 15, 15 और 3 18, और 18 यहाँ पर ऊपर में कितने से गुना किया था, 3 से गुना किया था। तो इसको भी किससे गुना करोगे, 3 से गुना करोगे। क्योंकि देखो अब ये 3 नहीं रहा, 3 इंटू 3 हो गया। ये 7 नहीं रहा, 7 इंटू 3 हो गया। तो उसी तरीके से 8 7 15 3 18 नहीं रहेंगे, 18 इंटू 3 हो जाएंगे। 2 से काटोगे 3 बार में, 18 इंटू 9 हमारा 162 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये डिफरेंस मेथड है जिसके माध्यम से आप इस सवाल को कर सकते थे। और भी 2-3 मेथड है भाई, बताने को तो और भी बता लेंगे, लेकिन फिर वही बात है, समय की कमी। ठीक है, 1140 क्वेश्चन को छांट के हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, और वो भी बढ़िया बढ़िया सवाल। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टच कर पाएँ। ये हलवा सवाल है, ये कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ आप कैसे जाएंगे पेपर में, जब आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो आप कैसे करते हैं, देखिए। ठीक है, एक कार्य एल, पी और क्यू द्वारा एक साथ पूरा किया गया है, यानी तीनों ने मिलकर 100% काम पूरा किया है। एल और पी ने मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा कर लिया, और पी और क्यू ने मिलकर काम का 60% हिस्सा पूरा कर लिया है। तीनों में कौन सर्वाधिक कुशल है। ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझिए मेरी बात को लेकर। एल और पी मिलकर कितना करते हैं, तो बोलोगे एल और पी मिलकर 50% करते हैं। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो P और Q मिलकर कितना करेंगे, तो बोलोगे सर P और Q मिलकर जो है वो 60% करेंगे। सबसे ज़्यादा कुशल कौन है, ये तो वही वाली बात है यार, एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, कर सकते हैं आप। ज़रा इन सब को जोड़िए। ठीक है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर L हो गया, P हमारा 2 बार हो गया, तो आप ऐसे लिख लो, एक बार P यहाँ लिख लो और उसके बाद फिर Q लिख लो, फिर एक बार P लिख लो। मैंने ऐसे लिखा L प्लस P तो L प्लस P, और Q प्लस P तो Q प्लस P, और ये कितना हो जाएगा 60 और 50 110%। पहला लाइन पढ़ना, वर्क वाज फिनिश्ड बाई L, P एंड Q। तीनों ने मिलकर काम को किया है, तीनों ने मिलकर काम को किया है, तो तीनों मिलकर कितना करते हैं 100%। तो L, P और Q मिलकर कितना करेंगे, तो 100% मेरे भाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से P का मान कितना आ जाएगा,
110 में से 100 चला जाएगा तो पी का मान हमारा 10% आ जाएगा। यानी पी जो है वो कितना परसेंट काम कर रहा है, 10% काम कर रहा है। अगर पी हमारा 10% काम कर रहा है तो यहाँ पर अब एक एक व्यक्ति की वैल्यू निकल जाएगी। पी का मान कितना निकला है, 10%, तो 50 में से 10 घटा दो तो एल का मान कितना निकल के आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी का मान अगर 10% निकला है मेरे भाई यहाँ पर, तो उसी तरीके से 60 में से 10 घटा दो तो क्यू का मान कितना, 50%। तो यानी जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है उसकी क्षमता भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा काम किसने किया है, क्यू ने, तो यहाँ पर यहाँ जो होगा वो कौन सा ज़्यादा क्षमतावान होगा, तो सी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि हमने यहाँ सबको जोड़ दिया तो ये वैल्यू आ गई। इन तीन का मान 100 है, पी का मान निकल गया। भाई पी का निकल गया, इसमें रखोगे एल निकल जाएगा, इसमें रखोगे क्यू निकल जाएगा। पी का मान 10 रखे, एल का मान 40 आ गया, पी का मान 10 रखे, क्यू का मान 50 आ गया। क्लियर है। जिस तरीके से मेरे भाई अभी मेरी क्लास चल रही है ना, 10:15 बजे से आपकी प्रशांत सर की भी ज़बरदस्त क्लास चलेगी। जैसे मैंने सारे के सारे टॉप क्वेश्चंस आपके एमटीएस के निकाले हैं, 10:15 बजे प्रशांत सर की इंग्लिश की क्लास में उन्होंने भी सारे के सारे एमटीएस के टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं। उनकी भी क्लास को आपको ज़रूर देखना है। जैसे मैं आपको सबसे स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ सवाल को सॉल्व करने का, 10:15 बजे वो भी आपको जो है स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। यही ज़रूरी है मेरे भाई, आपको सीखना पड़ेगा। जब भी कोई नया पेपर होगा ना, आपको उसके अंदर के खजाने को निकाल के अपने अंदर बेस्ट से बेस्ट निकालना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर पाओ। जब भी कोई पेपर होता है सबसे पहले मैं भागता हूँ। रीज़न यहाँ पे कि बच्चों को तुरंत वो क्वेश्चंस करवाया जाए, सिखाया जाए यहाँ पे कि देखो नया क्या पूछा और इसको तुम टैकल कैसे कर सकते थे। बाद में तो 100 लोग यहाँ पर 100 अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, बट इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपने कितना सोचा और कितने जल्दी तरीके से उसको अटेम्प्ट किया, कितने बेस्ट वे के साथ, वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये भी हल्का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 20 नंबर, ये कोई बढ़िया नहीं है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूँ जो थोड़े से बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, जिनमें थोड़ा सा मज़ा आएगा, दिमाग लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, ये एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्या कहा गया, अ सम बिकम 33,800 इन 2 ईयर एंड 43,940 इन 3 ईयर व्हेन लेंट एन स्कीम इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ डबल द सम इज इन्वेस्टेड इन सेम स्कीम फॉर 2 ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। आसान भाषा में अगर हम बात करें, अभी मेरी क्लास है 10:15 तक चलेगी, टेंशन मतलब 15 मिनट है हमारे पास, हम 15 मिनट में अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में उधार देने पर एक राशि 2 वर्षों में 33,800 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्षों के अंत में प्राप्त राशि क्या होगा। तो पहले मेरे भाई बात, आपको पैसा तो पता है नहीं, आपको इतना पता है कि वो पैसा 2 सालों में इतना होगा और 3 सालों में इतना होगा। तो या तो मेरे भाई तुम रेट निकाल लो या तुम यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल लो। सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, कि 2 वर्षों में पैसा इतना हो गया और 3 वर्षों में पैसा इतना हो गया। उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि निवेश की जाए तो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार ये मेरे पास पैसा था, 2 सालों के बाद ये पैसा मेरे भाई कितना हो गया, तो 2 सालों के बाद ये पैसा 33,800 रुपया हो गया है। और यही पैसा मेरे भाई 3 सालों के बाद कितना हो गया, तो 3 सालों के बाद ये पैसा 43,940 हो गया। तो यहाँ जो ये पैसा मैंने कमाया, ये कितना कमाया, 1 साल, और 1 साल में मुझे ब्याज कितने का मिला ज़रा हम वो देखते हैं। तो 1 साल में मेरे भाई ब्याज हमें कितने का मिलेगा बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो तुम्हारा ब्याज जो होगा मेरे भाई वो हमारा हो जाएगा 10,000 कितने का होगा, 10,140 का। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो 3 सालों में 2 सालों में इतना मिला है और 3 सालों में पैसा इतना मिला है। तो 1 साल का ब्याज कितना, 10,140। 1 साल का ब्याज कितना, 10,000 मेरे भाई 140। ये 10,140 रुपये आपको 1 साल का ब्याज मिलता है। तो एक काम करो, इससे पहले आप रेट पता कर लो कि रेट आपका क्या है। इसको कितना % से बढ़ा दिया कि ये आ गया। तो रेट पता करने के लिए क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ब्याज कितने का, तो 10,140 का। कितने के ऊपर दिया गया है, तो 33,800 के ऊपर दिया गया है। इनटू कितना करेंगे सर, 100%। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा। तो अगर हम रेट की बात, हालांकि रेशियो लेकर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम यहाँ पर अगर देखें तो कितनी बार में जाएगा, 338 से क्या ये परफेक्ट बार में काट पाएगा भाई। ठीक है, 338 से अगर हम काटे तो क्या ये हाँ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तिरके 24 मेरे भाई 30 बार में, 8 तिरके 24 का 4, 2 हाथ में 3 3 9 2 11 और 1। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 30% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 30% है।
समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? अब कोई पैसा 30% के ब्याज के साथ 2 सालों में इतना हो जाता है, तो क्या पहले हम उस पैसे को निकालेंगे? मुन्नी कंसेप्ट याद करो। मुन्नी कंसेप्ट यही तो कहता था कि एक बार तुम रेट निकाल लो, एक बार तुम प्रिंसिपल निकाल लो। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ब्याज हमारा कितना है? 30% है। अब यार अगर 30% का पैसा है मेरे भाई, तो इसका मतलब कितना है? 3/10 है। यानी अगर पी नाम का पैसा है तो 1 साल के बाद अगर वो मानो 10 रुपये था, तो 10 में उसने 3 का ब्याज लिया था तो 13 बन गया था। फिर वो 10 रुपये था, 3 का ब्याज लेके 13 बन गया था। तो यही पी नाम का पैसा 2 सालों के बाद ये कितना बन गया? तो ये हमारा 3,3,8,00 बन गया। ठीक है, हम काटते हैं। 13 से पहले काटेंगे तो 13 का 2 गुना 26, ठीक है, 78 हो जाएगा। 13 का 6 गुना मेरे भाई 78। फिर 13 से हम काटेंगे 200 बार में मेरे भाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 200 और मेरे भाई 00, यानी प्रिंसिपल 20,000 आ गया। तो ये मुन्नी कंसेप्ट होता है। असल में एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा जाता है कि रेट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। इस बार एमटीएस में थोड़ा लेवल ऊपर कर दिया गया। वो रेट और प्रिंसिपल से ऊपर एक बात कह दी गई और यहाँ ये कह दिया गया कि अब एक काम करो दोस्त, ठीक है, अब यहाँ पर जो है यदि उस योजना में पैसे को 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि पर निवेश किया जाएगा तो उसके अंत में तुम्हारा राशि कितना होगा। यानी अब मेरे भाई मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, कि इफ़ डबल द सम इज इन्वेस्टेड इन सेम स्कीम फॉर 2 ईयर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। मैं 1 सेकंड में इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए पैसा मेरे पास इसका डबल है, यानी 20,000 का डबल कितना है? तो 40,000 है। रेट मेरे पास कितना है? तो वही रेट है, रेट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। और समय की बात करें तो समय हमारा कितना है? तो समय हमारा 2 साल है। मुझे अमाउंट बताना है भाई। 30% का जब 2 बार सक्सेसिव लगाओगे ना तो यहाँ कितना हो जाएगा? 69% मिलेगा। ठीक है, 30 + 30 + 30 × 30/100 69। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये जो 40,000 रुपये है ना सर, ये हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है, 100% का मान है और मुझे पता करना है अमाउंट। अमाउंट का मतलब 100% के समान में इतने % का ब्याज, यानी 169 का मान मुझे पता करना है। 0 से 0 खत्म। 9 × 4 36, इक्याई के स्थान पे 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो तुम्हें 2 0 का 2 0 तो मिल ही जाएगा मेरे भाई, और 9 × 4 6, 600 से हमारा एक ही ऑप्शन है, बी है। बाकी इसका शॉर्ट में भी हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट में मेरे भाई आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर जब रेट निकाले तो रेट निकालने के बाद आपका आधा काम यहीं से सिमट सकता था, और रेट निकालने के लिए इतनी ये सब कथा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं लिखना था। सिर्फ आपको इतना कहना था कि 33,800 हमारा इतना बन गया है, यानी इतने का ब्याज 33,800 के ऊपर। समझ गए मेरी बातों को लेके? तो आप यहाँ पर क्या बोलते बोलते सर रेट हमारा 30% आया। अब समझो मुझे पता क्या करना है? अमाउंट पता करना है मुझे मेरे भाई, पता क्या करना है? अमाउंट। अब कोई पैसा 30% के हिसाब से 2 सालों के बाद इतना हुआ है, समझना, 30% के हिसाब से 30% के हिसाब से 2 सालों के बाद इतना हुआ है। 30% के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव कितना होता है? 69%। यानी ये हम बोलेंगे, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ ये लिखता कि ये जो वैल्यू है ये पता है क्या है? तो ये देखो यहाँ पर ये 33,800 रुपये, ये मेरे भाई क्या है? तो अमाउंट है। और कैसा अमाउंट है? 100% के समान में 69% का ब्याज लगा है, यानी ये 169 की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रिंसिपल पता करना है तो मैं मेरे भाई किससे गुना करूँगा? तो मैं मेरे भाई 100 से गुना करूँगा। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? इससे मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अब ये मेरा प्रिंसिपल है, अब ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल है मेरे भाई। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि यदि इस पैसे का डबल, इस पैसे का मेरे भाई डबल मैं निवेश करना चाहता हूँ, और निवेश करके मेरे भाई जो है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ तो यार एक और चीज़, छोटा सा काम करो ना, इतना करने की ज़रूरत क्या है? तुम यहाँ पर तो एक और काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर मेरे भाई पैसे को डबल करोगे, अमाउंट डबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है यार, ये तो और आसान सवाल हो गया हमारा। ठीक है, ये तो और आसान सवाल हो जाएगा दोस्त। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लो रेट वेट कुछ नहीं निकालना, ये तो तुम मेथड से चले गए। अगर बिना मेथड से जाओगे तो और आसान सवाल कर सकते हो, सीधा डबल कर दो यार।
इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये जैसे मानो तुम्हारा पैसा है, इस पैसे को तुमने निवेश किया है और कितने % के साथ मेरे भाई निवेश किया तो तुम्हें पता नहीं, बस ये पैसा तुम्हारा 2 सालों के बाद कितना हो जाता है, 33800 हो जाता है। और यदि इस पैसे को तुम 3 सालों के लिए निवेश करते हो तो ये 43,940 हो जाता है। मेरे भाई कहा गया पैसा अगर हम डबल कर देंगे, रेट को वहीं रखेंगे, समय को वहीं रखेंगे, अमाउंट कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर पैसा डबल कर दोगे तो अमाउंट भी डबल हो जाएगा, बात खत्म। हो नहीं जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका डबल करिएगा ज़रा, 67200 आ जाएगा आपका, ये आंसर है। ये तो और आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये वाला मेथड लगा रहा था तो मुझे लग गया यहाँ पर कि इसको और आसानी से किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पैसा को डबल करोगे, जैसे मानो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर मानो 100 रुपये का पैसा है तुम्हारे पास और यहाँ पर 10% के रेट से तुम 2 सालों के लिए निवेश करते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, पैसा तुम्हारा 121 बन जाता है। कल के दिन तुमने 100 के जगह पर 200 निवेश कर दिया, रेट तुम्हारा सेम रहा, समय तुम्हारा सेम रहा मेरे भाई, तो 10% के हिसाब से 2 साल 21 इसका कितना हो जाएगा, 42, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21%, 21 दूनी मेरे भाई 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर 242 हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर सही से देखोगे दोस्त, तो पैसा अगर डबल होता है तो अमाउंट भी तो अपने आप का डबल होता है। तो सिंपल सी कहानी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। और शॉर्ट में आप इनफैक्ट इसको ये कर सकते थे कि सर अगर आपने पैसे को डबल किया है तो आपका अमाउंट भी डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3,38,000। 2 सालों के बाद अगर पहले इतना अमाउंट बनता था तो अब उसका डबल, यानी यहाँ पर बन जाएगा 67600। और आसान हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल देखो, छोटू मोटू क्वेश्चन है, ये भी हल्का सवाल है। क्या बोला गया, विकास ने 3 परीक्षाएं दी हैं, 3 परीक्षाओं में उसके द्वारा प्राप्त अंक 3:5:6 है और उसमें अधिकतम जो है वो 7 है, 11 है और 10 है, मैक्सिमम मार्क्स है। कुल मिलाकर उसे 50% का अंक जो है उसने प्राप्त किया है। तो कितनी परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक मिले हैं, ठीक है। जैसे विकास नाम का एक व्यक्ति है, और विकास नाम का व्यक्ति है तो मेरे भाई क्या कितने कितने नंबर लेकर आता है, 3, 5 और 6 के अनुपात में। और पेपर कितने नंबर का होता है, तो 7 नंबर का पेपर है, 11 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का पेपर है। अगर हम उसका पूरा का पूरा औसत निकालते हैं ना, तो पता चलता है पूरा यहाँ पर 50% लेकर आया है। तो कहा गया कितने ऐसे पेपर थे जिसमें 50% का वो डबल लेकर आया। तो यहाँ पर देखो, जैसे मानो 7 का आधा कितना होगा, 7 का आधा 3.5 होगा, लेकिन ये लाया 3 है, यानी 50% से कम लाया है। 11 का आधा 5.5 है, लेकिन 50% से कम लाया है, 5.5 नहीं लाया है। 10 का आधा 5 होता है और 5 से ज़्यादा लाया है। मात्र एक ही पेपर में मेरे भाई ऐसा है कि वो व्यक्ति जो है मात्र एक ही पेपर में आपका कितना लाया है, तो एक ही पेपर में 50% से अधिक लेकर आया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन में थोड़ा सा हेरा फेरी है, ऑप्शन को सुधार लीजिए, यहाँ पर ये हटा दीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मात्र एक ही पेपर में वो व्यक्ति 50% से अधिक अंक लाया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। यहाँ पे देखो 50% लाने का मतलब आधा नंबर लाना, 7 का आधा 3.5 आना चाहिए, उससे कम आया है। 11 का आधा 5.5 आना चाहिए, कम आया है। 10 का आधा 5 आना चाहिए, उससे ज़्यादा है। एक ही पेपर में तो ज़्यादा है। आशीष कहते हैं सर ऑफलाइन क्लास का कुछ अपडेट करिए। मेरे भाई देखो, अपडेट मेरे हाथ में नहीं है। 3 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है। कोर्ट की हियरिंग मेरे भाई जैसे आएगी ना, वैसे आपको अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते हैं। आपकी तरह हम भी यहाँ पर मुखदर्शक बने हुए हैं कि जैसे कोर्ट का कोई फरमान आएगा उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। अपने एंड तक जितना काम हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, औसत का बहुत ही अच्छा सवाल मेरे भाई। क्या कहा गया, सवाल को देखिए। एक ग्रुप है मेरे भाई, देखो यहाँ पर बोला गया छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़कर चला जाता है और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है तो समूह में कितने छात्र थे। जब भी मेरे भाई आप औसत पढ़ते हैं, देखिए आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। एक तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करो, सारा कंटेंट निकालो, क्वेश्चंस निकालो, आकर सॉल्व कराओ, और लाइक करने में आप लोग कितनी कंजूसी रहती है। वही यहाँ पर इंस्टाग्राम रहे कोई रहे तो रील में फटाफट लाइक होते जाता है। मेहनत की मतलब कोई कदर नहीं है। अब तक 10,000 लाइक पहुँचा देने थे दोस्त, यहाँ पे कहने की बात होती है क्या, बताओ।
ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या रहता है, जैसे मानो इस कमरे में कुछ लोग हैं दोस्त, ठीक है, और इस कमरे में कुछ लोग हैं, मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ से निकल के चला जाता है और दूसरा व्यक्ति इस कमरे में आ जाता है। जितने किलो का व्यक्ति गया, अगर उतने ही किलो का व्यक्ति आएगा तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कम किलो का वजन का व्यक्ति गया और ज़्यादा का आ जाए, औसत बढ़ जाएगा। और अगर ज़्यादा छोड़ कर गया है, मान लो कोई 10 करोड़ रुपया लेके चला गया, आने वाला 1 करोड़ रुपया लेकर आया, तो भाई लॉस हो जाएगा उस केस में। तो वही वाली बात है, जो व्यक्ति छोड़कर गया है उसका वजन यहाँ पर कितना है, तो उसका वजन 48 किलोग्राम है, ठीक है। और जो उसके जगह पे आया उसका वजन कितना है, 44 किलोग्राम है। इसके चलते हमारा डेविएशन कितने का आया, 4 किलोग्राम कम हो गया मेरे भाई, 4 किलोग्राम कम हो गया। यानी यहाँ पर जो है, अब 4 किलोग्राम कम होगा तो सारे लोग मिल बांट कर एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये बताओ, पहले सबका औसत 42 हुआ करता था, अब सबका औसत 41.6 है। कितने की कमी कर दी गई है, तो बोलोगे 0.4 की। एक व्यक्ति ने अपने आप में 0.4 की एडजस्टमेंट की है, तो n लोगों ने अपने आप में इतना एडजस्टमेंट किया होगा, तो जाकर वो 4 किलो एडजस्ट कर पाए होंगे। समझ रहे हो, सबको मिल बात के एडजस्ट करना है, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने आप में 0.4 की कमी कर लेता है, एक व्यक्ति अपने आप में इतने की कमी करता है, n लोग मिलकर इस कमी को पूरा करते हैं। दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 4 से 4 खत्म। यानी लोगों की संख्या पहले कितने थी, तो 10 थी। तो क्या बोला गया, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारे और भी हैं, लेकिन अभी आपकी प्रशांत सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी आप उनकी क्लास लीजिए। बाकी एक से एक प्यारे प्यारे सवाल है मेरे भाई। प्रॉमिस है मेरा कि सभी क्वेश्चन जितने भी अभी मेरे बाकी रह गए ना, जो आपका आने वाला मॉक टेस्ट है मैं उसमें करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन आज मैंने नहीं करवाए हैं, सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट में मैं करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। और प्रिंटेबल PDF बाकायदा आज के सेशन की आपको देने वाले हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ला के PPT दे दिए, और सॉल्यूशन के साथ भी हम आपको देंगे। अभी मेरा काम चल रहा है, और जो मैंने गिफ्ट की बात कही थी, टॉप 200 क्वेश्चन MTS के पूरा का पूरा टाइप करवा के बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैंने रेडी कर दिया, और कल शाम को आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको ज्वाइन करके रखना है मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, दोनों का दोनों टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 5 लाख से ऊपर लोग हमारे इसमें हो चुके हैं, 3.5 लाख से इस पे हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं ये टेलीग्राम। रीज़न बस ये है कि हमने बच्चों को देना सीखा है, बच्चों से लेना नहीं सीखा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आज की भी सेशन की पूरी प्रिंटेबल PDF टाइप करवा के आपको दे देंगे, और मेरे भाई ले लीजिएगा आप लोग। और बैच के बारे में माफ़ करिएगा, आज नहीं कल बताएंगे, बस इतना बोलेंगे कि अगर आपको कोई भी मेरा बैच चाहिए तो हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, मेरा क्या प्रशांत सर का, विक्रमजीत सर का, हमारी पूरी टीम का, रैंकर्स गुरुकुल का। तो आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहीं से आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। या फिर मेरे भाई ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पर फ़ोन करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। जितने भी तरह की बैच चलती है आप सीधा फ़ोन करके बोलेंगे बैच लेना है, बताइए, सारा क्लियर आपको करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्त ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। बाकी अपना प्यार मोहब्बत ज़रूर देते रहना दोस्त, ठीक है। कमेंट करना ज़रूर यहाँ पे, कैसा लगा क्लास, मज़ा आया नहीं आया, क्या कुछ सीखा आपने नहीं सीखा, ताकि उसके अनुसार हम और आगे रिएक्शन ले पाएँ, ठीक है दोस्त। चलिए, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।